हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कल मेरे चैनल पर कुछ इश्यूज हो गए थे जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी, लेकिन थैंक्स गॉड अब वो सारा कुछ सॉल्व हो चुका है और मैं अपने चैनल को कंटिन्यू कर सकती हूँ। आप सबका बहुत बहुत थैंक्स जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और यहाँ तक पहुँचाया। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। हेलो एवरीवन। तो अब वो दोनों इकट्ठे बैठकर काफ़ी सारी बातें भी करते हैं। गेम्स और म्यूज़िक को लेकर वो अपने इंटरेस्ट्स भी एक दूसरे से शेयर करते हैं। याओ को जिस तरह का म्यूजिक पसंद था, चियान बताता है कि उसे भी उसी तरह का पसंद है और वो बताता है कि मेरे विला पर इसके लिमिटेड एडिशन की काफ़ी सारी कॉपीज भी पड़ी हैं जो कि मैं तुम्हें ला दूंगा। ये सुनते ही वो इतनी खुश होती है कि उससे कहती है कि बॉस आप कभी कभी बहुत क्यूट हो जाते हैं। और ये सुनते ही चियान शर्मा जाता है। याओ को चियान का मैसेज आता है, उसने उसे पैसे सेंड कर दिए थे जितना भी बिल था उस डिनर का। वो पूछती है कि आपने तो मेरे से ट्रीट लेनी थी, लेकिन वो कहने लगता है कि नहीं, मुझे गर्ल्स से ट्रीट लेना पसंद नहीं है क्योंकि इस तरह से मैं उनको ओ करने लगता हूँ और वो मेरे करीब आने की कोशिश करती रहती है। याओ को ये जवाब सुनकर काफी हैरत होती है। अब नेक्स्ट डे याओ शॉपिंग के लिए जाती है। उसने सोचा था कि कल इसने मुझे डिनर कराया है तो आज मैं इसके लिए आइसक्रीम ले जाती हूँ। वो जाती है और एक आइसक्रीम अनरैप करती है, उसको टेस्ट करके रख देती है और बाकी ग्रोसरीज फ्रिज में रख रही थी। बॉस को बताती है कि मैं आपके लिए आइसक्रीम लेकर आई हूँ। पहले तो ना करता है, फिर खामोशी से वही वाली आइसक्रीम उठाकर खाना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही पीछे मुड़कर चियान देखती है तो वो हैरान रह जाती है, लेकिन खामोश हो जाती है, बताती नहीं है कि यह आइसक्रीम पहले उसने टेस्ट करी हुई थी। अब वो चुपचाप बाहर चली जाती है और बाहर जाकर बस यही सोच रही थी कि उसने मेरी टेस्ट की हुई आइसक्रीम खाई, मतलब हमने इनडायरेक्ट एक किस की। लेकिन बाहर एक और डॉग आता है। अब उस डॉग का ऑनर यहाँ पर खड़ा याओ को बुली कर रहा था कि इतने में चियान ऊपर से आ जाता है। वो चाहता था कि अपने डॉग की वजह से मुझे कंपनसेट करें, तो चियान कहता है मैं कर दूंगा और वो तुरंत ही उसके अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर कर देता है। लेकिन ये सारा कुछ इसने इसलिए किया था ताकि उसका अकाउंट और अता पता उसे पता चल जाए, ताकि वो कल को उसको सू कर सके ब्लैकमेलिंग के लिए। जब वो याओ को कह रहा था कि मुझे मेडिकल के पैसे चाहिए, तो यहाँ पर चियान ने चोरी चोरी उसकी वीडियो बना ली थी और वो कहता है कि अब तुम्हें 3 साल की इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। ये सुनते ही वो वहां से भाग नहीं करता है और जाते जाते चियान को वो पैसे भी वापस ट्रांसफर कर देता है जो कि उसने थोड़ी देर पहले उसे सेंड करे थे। अब यहाँ पर याओ उसको थैंक्स करती है कि बॉस आपने फिर से मेरी इतनी हेल्प करी, लेकिन वो उससे पूछती है कि आप नीचे कैसे आए, तो वो कहता है मैं तो तुम्हें याद कराने आया था कि तुम ट्रैश निकालना भूल गई हो। लेकिन याओ को शक हो जाता है कि ये मेरे पीछे पीछे नीचे आया है। और यही बात जब वो अपनी फ्रेंड टिंग से शेयर करती है तो वो भी उसको यही कहने लगती है कि लगता है तुम्हारा बॉस तुम में इंटरेस्टेड है। और ये सोच सोच के आज याओ बहुत खुश हो रही थी, लगता है कि वो सपनों की दुनिया में पहुंच चुकी थी। अब वो थोड़ी देर बाद चियान के पास जाती है और उससे कहती है कि सर मैंने आपके लिए एक सरप्राइज रेडी किया है, प्लीज बालकनी में आ जाए। वहां पर उसने उन दोनों के लिए फीट बाथ का इंतजाम किया हुआ था। बकेट में वार्म वाटर था और कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी, साथ ही साथ फ्रूट्स और स्नैक्स भी पड़े हुए थे। यहाँ पर बालकनी में बैठकर वो दोनों अपने फीट को वार्म करते हुए रिलैक्स हो रहे थे। यहाँ पर चियान अपने पुराने दिनों को याद करता है, कहता है कि मेरे विला पर भी छत थी जिस पर मैं अक्सर बैठा करता था। अब वो जिस तरह से अपनी आंखें बंद करके रिलैक्स कर रहा था, याओ को उसे देखकर काफी खुशी होती है और लगता था कि वो तो प्यार के पहले स्टेप में कूद चुकी है। अब नेक्स्ट डे वो लोग देखते हैं तो उनकी फर्म में कोई लड़की आई हुई थी जो कि चियान से मिलना चाहती थी। यहाँ पर उसका एक कोलीग जिसका नाम बाओ था, वो कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता है कोई केस लेकर आई है, शायद ये बॉस को जानती है, कहीं बॉस इसको कुछ ओ तो नहीं करते। वो लोग गौर करते तो वो लड़की प्रेग्नेंट भी थी। बाओ का माइंड तो पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा था। उसे लगा था कि हमारे बॉस पर केस करने के लिए आई है, लेकिन वो आगे जाकर कहने लगता है कि मैं मिस्टर चियान का लॉयर हूँ, आप मुझसे बात करें। और इतने में चियान भी ऊपर से आ जाता है और उसको वहां से डांट कर हटाता है और उस लेडी को अपने साथ ले जाता है। एक्चुअली वो अपना एक केस उससे लड़वाना चाहती थी। अब जब वो लोग मीटिंग रूम में जाते हैं तो याओ को पता चलता है कि वो लड़की चिन है। चिन वही लड़की थी जो कि डॉग के डैड की मिस्ट्रेस थी और इसके साथ साथ याओ से पसंद नहीं करती थी क्योंकि यही वो लड़की कॉज थी जिसकी वजह से चांगशी और उसके हस्बैंड के बीच में भी अलहदगी हुई थी। आज वो यही कहती है कि मिस्टर डोंग शान वो इस दुनिया से चले गए हैं, उनकी बॉडी को डिस्पोज कर दिया गया इससे पहले कि मुझे पता चले उनकी डेथ हुई है। अब मेरा बेटा जो कि अभी इस दुनिया में आया ही नहीं है, उसे मैं कहाँ से अपने बाप का हक दिलाऊं। ये सब सुनकर याओ को बुरा भी लगता है क्योंकि उसकी फीलिंग ये थी कि डोंग की मम्मी मिसेस शान वो ही असल हकदार हैं जो भी प्रॉपर्टी मिस्टर शान छोड़ कर गए हैं। उन्होंने उनके साथ सारी जिंदगी बिताई, बिजनेस में हिस्सा लिया, लेकिन ये एक मिस्ट्रेस कुछ महीनों में ही अपना हक जमाना चाहती थी और 200 मिलियन उनकी प्रॉपर्टी से लेकर जाना चाहती थी।
अब इस बात की वजह से चियान को काफी गुस्सा आ जाता है। जब वो अपने ऑफिस में पहुंचता है तो वहां जाकर याओ को बहुत डांटता है और कहता है कि मैंने कितनी दफा तुम्हें समझाया, इमोशंस को अपने केस के अंदर मत लेकर आया करो। वो बच्चा जो अब इस दुनिया में आया ही नहीं है, उसका हक बनता है अपने डैड की प्रॉपर्टी पर, और हमने सिर्फ लीगल इश्यूज को देखना है, लॉ में इसके लिए हिस्सा है। अब इसकी माँ तुम्हें चाहे अच्छी लगे या फिर बुरी। लेकिन याओ कहती है कि ये लेडी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए मैं इस केस को फॉलो नहीं करने वाली। अब ये बात सुनते ही चियान को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम कितनी अनप्रोफेशनल हो, अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी ये रियलिटी है तो मैं वुजुन को कभी भी इजाजत ना देता कि तुम्हें बैक डोर से लेकर आए। अब ये बात उसके मुंह से स्लिप हो गई थी। ये सुनते ही याओ हैरान रह जाती है और उसे समझ आ जाती कि मेरी सिस्टर चैंगशी, उसी के ही लिंक्स की वजह से मुझे यहाँ पर बैक डोर से रखा गया है। अब वो एकदम दुखी हो गई थी, उसकी आंखों में आंसू थे। उसके कोलीग्स उसके पास आते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, हम सारे मिस्टर चियान की डांट की वजह से रो चुके हैं, अब तुम भी हमारे ग्रुप में शामिल हो। अब इतने में चियान अपने ऑफिस से चिल्लाता हुआ बाहर निकलता है और पूछता है कि ये फाइल्स किसने अरेंज की थी। अब ये तो याओ और यू ने इकट्ठे अरेंज की थी, लेकिन याओ पहले ही डांट खा चुकी थी, तो यू इस दफा अपनी कुर्बानी देता है और अंदर जाकर डांट सुनने लगता है। याओ अब जब छुट्टी के बाद अपने घर जाने लगती है तो उस वक्त उसका मन नहीं कर रहा था। वो वहीं से ही वापस मुड़ जाती है और एक होटल का कमरा ले लेती है। अब वो खामोशी से वहां जाती है, लेट जाती है और काफी रोती है। यहाँ पर याओ को उसके कोलीग्स भी कांटेक्ट करते हैं, लेकिन वो सारों को कहती है कि एक्चुअली मैं सबसे ज्यादा अपसेट इस वजह से हूँ कि सर ने मुझे कहा मैं बैकडोर से आई हूँ। लेकिन वो लोग कहने लगते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने तुम्हारी कैपेबिलिटीज देखी है, तुम्हारी सीवी देखी है, तुम वाकई यहाँ आना डिजर्व करती हो। उधर चियान को भी लगता है कुछ शर्मिंदगी हो रही थी। उसने आज ओवर रिएक्ट किया था, बहुत गुस्सा किया था, बहुत चिल्लाया था याओ पर। वो बार बार जाकर देखता है, जब वो नहीं आई थी तो उसे मैसेज भी करता है, उसे कॉल भी करता है, लेकिन वो हर चीज को इग्नोर करती रहती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग इसी बात की वजह से चियान का और भी मूड खराब था। कल तो उसने यू को डांटा था, आज लगता है बाओ की बारी थी। वो जोन भी देख लेता है। अब वो अंदर जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम अपने एम्प्लॉयज पर इतना प्रेशर क्यों डाल रहे हो। तो वो उसे कहने लगता है कि प्लीज याओ का पता करो, वो तो मेरी कॉल्स को इग्नोर कर रही है। मेरे मुंह से स्लिप हो गया था कि वो बैक डोर से आई है। ये सुनते ही वो जोन उससे भी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है मैं तुम्हें कहा था ना खुद को काबू में रखना, तुमने कितना बड़ा कांड कर दिया, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। ना सिर्फ याओ तुमसे नाराज हुई है बल्कि शी भी मुझसे नाराज हो जाएगी। अब वो याओ को कॉल करता है, लेकिन उसने उसका भी नंबर ब्लॉक कर दिया था। तो अब वो उसकी सिस्टर शी को कॉल करता है और उससे कहता है कि ये सारा कुछ चियान के मुंह से गलती से निकला है, प्लीज अपनी सिस्टर को जाकर किसी तरह मनाओ, उसकी हिम्मत बढ़ाओ, मैं सॉरी करता हूँ। और उसके बाद वो ये कहता हुआ वहां से निकल जाता है कि चियान मैं तुमसे बहुत निराश हुआ आज। जबकि उधर शी ने याओ से एड्रेस ले लिया था। वो उसके लिए सूप भी लेकर जाती है, उसे खाना खिलाती है और साथ ही साथ समझाती भी है। कहती है कि बेशक वो जून ने तुम्हें इसलिए रखा है कि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, लेकिन फिर भी तुमने एग्जाम भी पास किया था वहाँ का और इंटरव्यू भी, तुम किसी बैकडोर से नहीं आई हो, तुम खुद भी वहां पर जाना डिजर्व करती थी। और इस तरह से तुम मुंह छुपा कर आ जाओगी, इस तरह से मुझे भी शर्मिंदगी होगी। तुम जितने दिन वहां पर हो उन्होंने तुम्हें फायर नहीं किया, तुम अपनी परफॉर्मेंस से उनको जवाब दो कि तुम कहाँ पर होना डिजर्व करती हो। अब उसकी बातों से याओ को भी हिम्मत आ जाती है और वो कहती है कि हाँ ठीक कहा, और साथ ही साथ उसे चिंग वाली बात भी बताती है। शी का कहना था कि मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं अब उस लड़की से नफरत नहीं करती, उसने मुझे और मिंग को अलग किया था, लेकिन शायद मैं और मिंग एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। इसलिए तुम्हारे बॉस चियान ने बिल्कुल ठीक कहा था, पर्सनल इश्यूज को बिल्कुल अंदर ना लाओ। तो अब याओ भी फैसला कर लेती है कि वो हिम्मत करेगी, उस ऑफिस में दोबारा जाएगी और सबको दिखाएगी कि वो बैकडोर से नहीं आई, बल्कि वो उन सब जैसी है जैसे बाकी कोलीग्स हैं। इतने में शी को वो जून की कॉल आ रही थी, लेकिन वो इग्नोर कर देती है और वो जून सारा गुस्सा निकालता है चियान पर और कहता है देखा शी मेरी कॉल्स उठाना बंद कर चुकी है, तुम्हें क्या मिला, तुम थोड़ी देर अपनी जुबान पर काबू नहीं रख सकते थे। और बस चियान बेचारा खामोशी से ये सारा कुछ सुनता रहता है और कहता है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। तो वो जून कहता है ठीक है, फिर उसका हाथ पकड़कर उसे खुद के साथ लेकर जा रहा था कि चलो याओ से माफी मांगो। लेकिन उसी टाइम पर वो लोग देखते हैं कि याओ ऑफिस में आ चुकी थी। वो जून उसके पास भागता हुआ जाता है और उससे कहता है कि आई थिंक तुम अब अपसेट नहीं होगी, शी ने तुम्हें समझा दिया ना। तो वो कहती है हाँ जी, और मैं आपसे प्रोफेशनल बन के दिखाऊंगी, मेरी भी कहीं ना कहीं बहुत गलतियां थी। अब वो जून तो शी से मिलने के लिए चला जाता है, जबकि वो सामने खड़े चियान से माफी मांगती है और कहती है कि मैं आइंदा से प्रोफेशनल रहूंगी और आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगी कि मैं यहाँ पर रहना डिजर्व करती हूँ। अब ये देखकर चियान को काफी तसल्ली हो गई थी। अब उसके बाद वो लोग मीटिंग में बैठे हुए थे और वो रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से वो साबित करें कि चिंग के पेट में जो बच्चा है वो मिस्टर डोंगशान का ही है। लेकिन डोंगशान की बॉडी या उसकी कोई कब्र नहीं बनी थी, उसे डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था। उनके पास साबित करने का और कोई रास्ता नहीं था। यहाँ पर याओ कहने लगती
कि है ना डोंगमिन जो कि सिस्टर है उस होने वाले बच्चे की, शायद उसके डीएनए से इसका डीएनए मैच हो जाए तो हम ये साबित कर सके। लेकिन क्या ये पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं, ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।